शोहर ने नौकर के साथ बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर मुझे तलाक दे दी। मैं भाई के घर गई तो भाई ने थप्पड़ मारकर मुझे घर से निकाल दिया कि तुम बदकिरदार हो। मैंने मजबूर होकर एक होटल में पनाह ली, वहां 5 वक्त की नमाज पढ़ती और दुआ करती, ऐ अल्लाह मुझे करिश्मा दिखा कि मैं सबके सामने बेगुनाह साबित हो जाऊं। इद्दत खत्म होते ही होटल के मालिक ने मुझे निकाह का पैगाम भेजा। जब मैंने होटल का मालिक देखा तो मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि वो तो मेरा नाम गुले अफशां है। मेरे 3 भाई थे और मैं उनकी इकलौती बहन थी। मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ अक्सर बीमार रहती थी। मेरे तीनों भाइयों की उम्रों में और मेरी उम्र में काफी फर्क था। मेरा सबसे बड़ा भाई तब बीए कर रहा था और छोटा भाई एफएससी में था और तीसरे नंबर का भाई मैट्रिक में था। जब मेरी वालदा को खुशखबरी मिली, मेरी माँ ने इस बात का जिक्र अपने शोहर से किया कि बच्चे जवान हो चुके हैं और उनके सामने इस बात का जिक्र कैसे करूंगी। उन्होंने मेरे वालिद से कहा कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और इससे छुटकारा हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये खुशखबरी उम्र के पिछले हिस्से में मिली थी और इस वजह से वो अपने औलाद के सामने ऐसे हालात में जाने से हिचकिचा रही थी। लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि कोई जरूरत नहीं, ये अल्लाह के ही फैसले हैं। इसलिए मेरे वालिद ने मेरी वालदा को इस मामले में काफी हौसला दिया और उन्होंने अपने तीनों बेटों को भी इस मामले में अपने तरीके से समझा दिया था और उन्होंने भी मेरे वालिदैन से इस बारे में कोई सवाल न किया। जब मैं उनके घर पैदा हुई तो मेरे तीनों भाई मुझे एक गुड़िया की तरह उठाए फिरते थे और मेरे माँ बाप उन्हें देखकर खुश होते थे। और मेरा बाप मेरी माँ से कहता कि तुम फजूल में परेशान हो रही थी, देख लो तुम्हारे बेटे अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं। मेरी माँ भी ये देखकर खुश होती, लेकिन मेरी पैदाइश के बाद उनकी तबीयत बेहतर ना हो सकी, वो अक्सर बीमार रहती। मेरे बाप ने मेरी माँ का काफी डॉक्टरों से चेकअप करवाया और उनका इलाज करवाया। डॉक्टरों ने उन्हें ब्लड कैंसर का बताया और ये भी बताया कि उनकी जिंदगी के दिन कम हैं और ये खबर मेरे घर वालों पर कयामत बनकर टूटी थी। मेरी माँ ने मेरे बाप से कहा कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मेरे बाप ने उन्हें हौसला दिया कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, जल्दी से ठीक हो जाओगी और अपने बच्चों की खुद देखभाल करोगी। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन 2 महीनों के बाद मेरी माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। जब मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हुई उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 3 साल थी। हमारा घर एकदम से बिखर गया था। किसी को भी मेरी माँ की मौत का यकीन नहीं आ रहा था। मेरे भाइयों ने ही मेरी देखभाल की और मैं शुरू से ही अपने भाइयों के और अपने बाप के ज्यादा करीब रही। इसी दौरान मेरे बड़े भाई ने अपनी तालीम के सिलसिले में बैरूने मुल्क जाना था, तो भाई ने मेरे बाप से कहा कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ और दूसरे भाई भी अपनी तालीम में मसरूफ हो गए, तो बहन का ख्याल रखने के लिए घर में कौन मौजूद होगा। मेरे बाप ने भी जब इस मामले में सोचा तो वो भी काफी परेशान हुए, क्योंकि वो भी अपने कारोबार के सिलसिले में दफ्तर होते थे और मुझे मुलाजमा के हवाले भी नहीं कर सकते थे। इसलिए अब मेरे बाप के बहन भाइयों ने मशवरा दिया कि वो दूसरी शादी कर लें। मेरा बाप दूसरी शादी करने के लिए राजी ना था। उनका ख्याल था कि मेरी औलाद क्या सोचेगी कि माँ के फौत होते ही बाप ने दूसरी शादी रचा ली। लेकिन इस बात का इल्म जब मेरे भाइयों को हुआ तो उन्होंने कहा कि यही बेहतर है। इस तरह भाइयों के इसरार पर मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सुतीली माँ ने शुरू शुरू में मेरे बाप के सामने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन जब मेरा बाप दफ्तर होता या घर मौजूद ना होता तो मेरी माँ मेरी तरफ कोई खास तवज्जो ना देती थी। मैं भूख से बिलखती रहती, लेकिन वो मेरी परवाह नहीं करती थी। रात को जब मेरे भाई और मेरा बाप वापस आता तो मैं अपनी तोतली जुबान से उन्हें बताती कि मुझे भूख लगी है, तो अब मेरी माँ उनके सामने मुझसे प्यार करना शुरू हो जाती और मेरे लाड उठाने शुरू कर देती। इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा ही ना हुआ कि मेरी सौतेली माँ मेरे साथ कैसा सलूक करती है। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मेरी उम्र 7 साल हो गई। 3 साल के बाद मेरा भाई बैरूने मुल्क से वापस आया। मैं अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो रही थी और वो भी मुझे अपने साथ लगाकर बैठा हुआ था। वो मुझसे मेरी तालीम के बारे में पूछ रहा था और मेरे साथ छोटी छोटी बातें कर रहा था। मैं भी खुशी से मुस्कुरा रही थी। इसी तरह कुछ दिन गुजरे कि घर में बड़े भाई की शादी का शोर उठा।
میں نے جب اپنے بڑے بھائی کی شادی کا سنا تو میں بے حد خوش ہوئی جب مجھے پتا چلا کہ میرے بڑے بھائی کی شادی میری سوتیلی ماں کی بھتیجی سے طے ہونا پائی ہے تو میں ایک دم سے بوجھ گئی، کیونکہ سوتیلی ماں کی بھتیجی اور بھتیجے اکثر ہمارے گھر آتے تھے اور وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ میں اپنے بڑے بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ آپ اس لڑکی سے شادی نہ کریں، لیکن میں انہیں کھل کر بتا نہ سکی اور یہ بات میں نے اپنے ہی دل میں رکھ لی۔ اس طرح میرے بڑے بھائی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ میرا باپ بھی اپنے بیٹے کی شادی پر بہت خوش تھا۔ میرے باپ نے میرے بڑے بھائی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اب وہ باہر نہ جائے بلکہ اپنا خاندانی کاروبار ہی سنبھالے، اس لیے بھائی نے میرے باپ کے ساتھ ہی دفتر جانا شروع کر دیا۔ پہلے تو میری سوتیلی ماں میرے ساتھ برا رویہ اختیار کیے رکھتی تھی، اب ان کے ساتھ ان کی بھتیجی یعنی میری بھابھی بھی شامل ہو گئی تھی۔ ایک دو دفعہ میں نے کوشش کی کہ اپنے باپ کو ان کے رویے کے بارے میں بتا سکوں، لیکن میرے باپ نے میری بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ آہستہ آہستہ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ عجیب سا ہونا شروع ہو گیا۔ میرا بڑا بھائی بھی اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا تھا اور دونوں چھوٹے بھائی بھی اپنی اپنی نوکریوں میں مصروف تھے۔ میں پہلے بھی تنہائی کا شکار تھی اور اب بھی تنہائی کا شکار ہو گئی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی میں احساس کم تری کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ میں کھل کر کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی اور اکثر خاندان میں میرے رویے پر باتیں ہونے لگیں۔ میرا باپ تو اب میری ذمہ داری میری سوتیلی ماں پر ڈال کر خود آزاد ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر کے کام کروانے شروع کر دیے اور یہ کام مجھ سے میرے بھائیوں کی غیر موجودگی میں کرواتی تھی اور میں انہیں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دو دفعہ میں نے انکار کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے ڈرایا دھمکایا، جس کی وجہ سے میں ان کے غصے سے ڈر کر کام کرنا شروع کر دیتی۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی اور میرے بھائی نے مجھے کہا کہ تم کالج میں بھی تعلیم حاصل کرو، لیکن میری بھابھی اور سوتیلی ماں نے میرے بھائی سے یہ کہا کہ یہ خود ہی آگے پڑھنا نہیں چاہتی، اس نے تو بڑی مشکل سے میٹرک کیا ہے، پہلے کون سے اس کے نمبر اچھے آئے تھے جو اب یہ کوئی مارکا مار لے گی۔ اور یہ حقیقت بھی تھی کہ کسی نے میری تعلیم پر کوئی توجہ نہ دی اور میں پڑھائی میں کوئی اچھے نمبر نہ حاصل کر سکی تھی، اس لیے میرے بھائی نے بھی مزید اس بات پر اصرار نہ کیا اور میں آہستہ آہستہ گھر کے کاموں میں مگن ہوتی گئی اور میں نے اپنی مصروفیات کا ذریعہ گھر کے کاموں میں ڈھونڈ لیا تھا۔ گھر میں جب کوئی مہمان آتا تو میں طرح طرح کے کھانے ان کے لیے بناتی اور ان کی خاطر مدارت کرتی۔ میرے بھائی میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا کر میری تعریف کرتے۔ اب میرے دوسرے بھائی کی بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی بھی بہت ہی موڈی اور نخرے والی تھی۔ وہ کم ہی کسی سے بات چیت کرتی تھی اور زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، وہ تو کچن میں جانے کی زحمت نہ کرتی تھی۔ بڑی بھابھی پھر بھی اپنے شوہر کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لیتی تھی، لیکن چھوٹی بھابھی نے جو بھی کھانا ہوتا وہ مجھے ہی کہتی اور میں ان کے سامنے ان کی بتائی ہوئی چیز حاضر کر دیتی تھی اور میں بھی کسی سے کم ہی بات چیت کرتی تھی۔ میرے گھر والوں نے اور میرے بھائیوں نے میرے اس رویے کو میری عادت ہی سمجھ لیا تھا۔ اب میرا باپ بھی کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور اکثر بیمار رہنے لگا اور میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ وہ اب اکثر پریشان رہتا تھا۔ میں اس کے لیے پرہیزی کھانا بنا کر ان کے کمرے میں لے جاتی۔ کافی عرصے بعد میں ان کے لیے کھانا بنا کر ان کے کمرے میں لے کر گئی تھی تو جب میں واپس آنے لگی تو انہوں نے کہا کہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، کیونکہ کافی عرصے بعد میرے باپ نے مجھے اس طریقے سے مخاطب کیا تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ ان کے دو تین دفعہ کہنے پر میں ان کے پاس بیٹھ گئی تو وہ میری طرف کچھ دیر کے لیے دیکھتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ کیا بات ہے، تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ میں نے ایک دم سے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ آج انہیں اتنے عرصے بعد یہ سوال کیسے پوچھنا یاد آ گیا۔ میں تو بچپن ہی سے خاموش رہتی تھی جب سے انہوں نے دوسری شادی کی تھی اور انہوں نے اتنے عرصے کے بعد میری خاموش رہنے پر غور کیا تھا، لیکن میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور اپنا سر جھکا لیا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کہنے لگے کہ میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں جو بھی پریشانی ہے تم مجھ سے کر سکتی ہو۔ مجھے علم ہے کہ گھر والے تمہارے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھتے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ گھر والوں کو اس بارے میں سمجھا سکوں۔ اس طرح کچھ دیر بیٹھ کر میں ان کے کمرے سے نکل آئی اور اگلا دن میرے لیے ایک نیا امتحان لے کر کھڑا تھا۔ جب میں صبح اٹھی اور ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں جانے لگی
तो मैंने देखा कि मेरा बाप अपनी दूसरी बीवी और मेरे भाइयों को और उनकी बीवियों को लेकर लाउंज में बैठा हुआ है। और जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे भी अपने पास बुला लिया और मैंने सबके चेहरों की तरफ देखा तो मुझे किसी अनहोनी का खदशा हुआ, क्योंकि सबके चेहरे लटके हुए और गुस्से से भरे हुए थे। मेरे बाप ने कहा कि आज मैं तुम सबसे कह रहा हूँ कि मेरी बेटी गुले अफशां पर कोई हुक्म नहीं चलाएगा। अगर तुम लोगों को किसी काम की जरूरत है तो आप लोग अपना काम खुद उठकर करोगे। ये इस घर की बेटी है, कोई नौकरानी नहीं, लेकिन तुम लोगों ने इसे नौकरानी ही समझ लिया है। और उन्होंने मेरे भाइयों को भी कहा कि तुम लोगों की बहन के साथ इतने अरसे से ये सब कुछ हो रहा है और तुम लोगों ने गौर नहीं किया कि तुम लोगों की बीवियां इससे कैसा सलूक कर रही हैं। मैंने अपना सर झुकाए रखा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बाप तो ये बात करके अपने कमरे में चला जाएगा, लेकिन इसका असर मेरी जात पर निकलेगा। उसके बाद मेरी सुतीली माँ और मेरी भाभियों का रवैया मेरे साथ मजीद खराब हो गया। अब तो खुल्लम खुल्ला ताने देना शुरू हो चुकी थी कि तुमने अपने बाप के कानों में हमारे बारे में कौन सी बातें डाली हैं जो उसने सबको इकट्ठा करके उनकी गलतियां गिनवाई हैं। मैं उनकी बातें खामोशी से सुनती रहती। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और घर वालों का रवैया वैसे ही रहा। मेरे बाप की बात करने का घर वालों पर कोई फायदा ना हुआ। मेरे बड़े भाई के यहाँ 2 बच्चे हो चुके थे और अब भाइयों की तवज्जो का महवर और मरकज उनकी बीवियां और उनके बच्चे हो चुके थे। मैं सबकी नजरों में पसे पुष्ट चली गई थी। एक जो अच्छी चीज हुई थी वो ये हुई थी कि मेरे बाप को अपने रवैये का एहसास होना शुरू हो चुका था। वो मुझे अक्सर अपने पास बुलाते और घंटों मेरे साथ बातें करते रहते थे। मैं उनका ये रूप देखकर हैरान हो रही थी, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और उन्होंने मुझसे मेरी सकी माँ की ढेरों बातें की और अपनी शादी की तस्वीरें निकाल कर मुझे दिखाते और हमारे बचपन की पुरानी तस्वीरें निकाल कर देखते रहते और मुझे बातें बताते रहते। मैं भी जब घर के कामों से फारिग होती तो उनके पास बैठी रहती। मेरी सुतीली माँ और मेरी भाभियां मुझे कहती कि अपने बाप के पास बैठी न जाने क्या करती रहती है। एक दिन मेरे बाप ने मुझे कहा कि मेरा एक पुराना दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, उसके लिए अच्छा सा खाना तैयार करना। मैंने उनका हुक्म मानते हुए खाना तैयार किया और जब मेरे बाप का दोस्त आ गया तो मेरे बाप ने मुझे कहा कि सबसे पहले चाय वगैरह का इंतजाम किया जाए। मैंने चाय के साथ दीगर लवाजमात ट्रॉली में सजाकर ड्राइंग रूम में लेकर चली गई तो एक निहायत ही सोबर इंसान मेरे बाप के पास बैठा गुफ्तगू कर रहा था। उन्होंने जब मुझे देखा तो मेरे बाप से पूछने लगा कि ये गुले अफियां है, तो मेरे बाप ने हाँ में सर हिलाया। तो कहने लगे कि ये तो माशाअल्लाह बहुत बड़ी हो चुकी है। मैंने तो इसे तब देखा था जब ये 2.5-3 साल की थी और मैं उन्हें देखकर पहचान ना सकी। इसी तरह काफी देर बैठकर मेरा बाप और उनका दोस्त बैठे बातें करते रहे और जब खाने का वक्त हुआ तो मैंने खाना मेज पर सजा दिया और उन्होंने मेरे खाने की बेहद तारीफ की। इस तरह कुछ देर बैठकर वो चले गए। उनके चले जाने के बाद मेरे बाप ने घर वालों को एक दफा फिर इकट्ठा किया और कहा कि मैं तुम लोगों से एक अहम बात करना चाहता हूँ। मैं अपने बाप पर हैरान हो रही थी कि वो आज क्या बात करने जा रहा है, लेकिन जो उन्होंने बात की वो मैं सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी का निकाह करने का फैसला किया है। जब मैंने उनकी बात सुनी तो नजरें उठाकर हैरानगी से अपने बाप की तरफ देखा। मेरे बड़े भाई ने कुछ देर के बाद मेरे बाप से कहा कि आपने इतना बड़ा फैसला हमसे पूछे बगैर ही कर लिया। तो मेरे बाप ने कहा कि आज से पहले तुम लोगों ने कौन सी इसके मामलात के बारे में खबरगिरी की है जो अब तुम लोगों से मशवरा करता। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इस घर में नौकरों की तरह काम करती रहे। मैं भी इसके मुस्तकबिल के बारे में फैसला करता हूँ। मेरे बड़े भाई ने पूछा कि आपने इसका कहाँ पे रिश्ता तय किया है। तो मेरे बाप ने कहा कि मैं इसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर चुका हूँ। मेरे जहन में एकदम से उनके दोस्त का चेहरा आया जो सुबह मेरे बाप से मिलने के लिए आए हुए थे। मेरी सौतेली माँ और भाभियां भी इस निकाह पर राजी ना थी, क्योंकि मेरे बाद उनके काम कौन करता। इस तरह मेरे बाप ने खुद ही मेरा रिश्ता तय कर दिया। घर वालों ने एक दफा भी लड़के को नहीं देखा था और मैं अपने बाप के इस फैसले पर इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी से उनके फैसले पर सर झुका लिया। तकरीबन 15 दिन के बाद मेरे बाप ने कहा कि जुमे के दिन वो लोग निकाह के लिए आ रहे हैं, इसलिए निकाह का इंतजाम घर में ही किया गया। क्योंकि निकाह के लिए चंद ही अफराद आ रहे थे, मेरे घर वालों ने भी निकाह पर शिरकत की और जुमे के दिन मेरा निकाह सादगी के साथ हो चुका था।
मेरे ससुराल वाले निकाह का जोड़ा लेकर आए। मैंने खुद ही जोड़ा पहना था। मेरी सुतीली माँ एक दफा भी मेरे पास ना आई और ना ही कोई तारीफी और दुआया कलमात कहे थे। मैं अपने कमरे में ही मौजूद थी। बाकी सारे लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे कि एकदम से मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरा बड़ा भाई और मेरा बाप कमरे में दाखिल हुए और मेरे बाप ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि मैंने पहले तो सिर्फ तुम्हारे निकाह का फैसला किया था, लेकिन आज ही तुम्हारी रुखसती भी कर रहा हूँ। जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तो मैंने एकदम से सर उठाकर उनकी तरफ देखा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैं तुम्हारे भले के लिए ही फैसला कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जिसके साथ निकाह हुआ है वो लड़का बैरूने मुल्क नौकरी करता है और उसने थोड़े दिनों के बाद अपने वतन वापस चले जाना है। तो इसलिए तुम्हारे ससुराल वाले चाहते हैं कि वो तुम्हें अपने साथ रुखसत करवा कर ले जाए, ताकि तुम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सको। इस तरह मेरे बाप ने मुलाजमा से कहकर मेरा बैग तैयार करवाया और मैं अपने बाप के गले लगी रोती रही और रोते हुए भाइयों से मिलती हुई अपने घर से रुखसत होकर ससुराल वालों के साथ आ गई। सारे रास्ते में रोती ही रही, क्योंकि आज तक मैं अपने घर से दूर नहीं गई थी। मैंने अपने शोहर का चेहरा भी नहीं देखा था। गाड़ी में बैठ बैठकर मेरी कमर थक चुकी थी और सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तकरीबन 4-5 घंटों के सफर के बाद गाड़ी एक बड़े बंगले में रुकी और मेरे ससुर ने मुझे गाड़ी से उतरने के लिए कहा। मैं हैरान हो रही थी कि उनके घर कोई भी औरत नहीं है जो मुझे घर के अंदर ले जाए। मैं अपने ससुर के पीछे और शोहर के पीछे चलती हुई घर के अंदर दाखिल हुई और मेरे ससुर ने मेरे शोहर से कहा कि इसे अपने कमरे में ले जाओ। तो मेरे कानों में मेरे शोहर के अल्फाज पड़े कि आप ही अपनी मर्जी से निकाह करके लाए हैं, आप इसे कमरे का रास्ता खुद दिखा दें। जब ये अल्फाज मेरे कानों में पड़े तो मेरा दिल अथाह गहराइयों में गिर गया कि क्या ये निकाह उनकी मर्जी के बगैर हुआ है। मेरे ससुर ने मुझे मेरे कमरे का रास्ता दिखाया और मुझे कमरे में दाखिल करवाकर वो तो वापस चले गए और कहने लगे कि मैं मुलाजमा के हाथ खाना वगैरह भिजवाता हूँ। इस तरह कुछ देर के बाद मुलाजमा कमरे में आई और वो खाना वगैरह और मेरे कपड़ों का बैग रखकर चली गई। काफी देर बैठी मैं अपने शोहर का इंतजार करती रही, लेकिन मेरा शोहर कमरे में ना आया और मैं सफर से भी काफी थक चुकी थी। इसलिए मैंने अपने आरामदेह कपड़े निकाले और तब्दील करके लेट गई। अगली सुबह मेरी आंख फजर की आजान से खुली और मैं नमाज पढ़ने के लिए वजू के लिए बाथरूम में चली गई और मैं नमाज पढ़ रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और मैंने निगाह उठाकर देखा तो एक खूबसूरत शख्स कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। मैं फौरन ही जाए नमाज से उठकर खड़ी हो गई, लेकिन वो शख्स कमरे का दरवाजा जोर से बंद करता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और ऊंची आवाज से कहना शुरू हो गया कि तुम अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि मैं तुमसे निकाह करके तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला नहीं करूंगा, बल्कि ये निकाह मेरे बाप ने मुझे मजबूर करके करवाया है। इस निकाह में मेरी कोई भी रजामंदी शामिल नहीं है। ये बात करके उसने मेरी जात की धज्जियां उड़ा दी और मैंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और खामोशी से सुनती रही। इस तरह कुछ देर के बाद वो कमरे से बाहर चला गया और मैं वैसे ही काफी देर बैठी रही कि कुछ देर के बाद मेरा ससुर कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा कि मैं अपने बेटे के रवैये की तुमसे माफी मांगता हूँ। दरअसल वो ये निकाह नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उसकी शादी पाकिस्तान में ही करना चाहता था और इसके लिए अभी वो गुस्से में है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई। मेरे जहन में ये सवाल उठ रहे थे कि अगर मेरे बाप को ये बात मालूम थी तो उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया। मेरा बाप मुझे घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता था, जो मुझे निकाह के फौरन बाद ही रुखसत करवा कर इस जहन्नुम में धकेल दिया है। लेकिन मेरे पास इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। इस तरह मेरा शोहर उसी दिन अपना सामान वगैरह लेकर घर से रवाना हो गया और अपने बाप से ये कहकर गया कि वो मुस्तकिल ये मुल्क छोड़कर जा रहा है। मेरे ससुर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपने बाप की एक बात ना सुनी। मेरा ससुर अपने बेटे के रवैये की बार बार मुझसे माफी मांग रहा था। मुझे उनका बार बार माफी मांगना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उनसे कहा कि आपका इसमें कोई कसूर नहीं, आप इस तरह मुझे शर्मिंदा ना करें। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे बेटे के रवैये का अपने घर वालों से जिक्र ना करना, वरना मैं अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने उसकी बेटी का रिश्ता बहुत ही मान से मांगा था और अगर उसे अब ये पता चला तो वो मुझसे बेहद नाराज हो जाएगा।
इस तरह मैंने उनकी बात मान ली और मैं अपने बाप से दिन में 2 दफा बात करती थी। और जब मेरा बाप मुझसे पूछता कि तुम अपने घर में खुश हो, तो मैं मुस्कुराकर जवाब दे देती कि मैं खुश हूँ। इस तरह वक्त गुजरता रहा। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा ससुर ही था। उनकी बीवी काफी साल पहले फौत हो चुकी थी और उनका एक ही बेटा था जिससे मेरी शादी हो चुकी थी। उसके अलावा ससुराल में कोई भी मौजूद ना था। उनके घर मुलाजिमीन थे जो सारे घर को संभाले हुए थे। मुझे किसी काम को करने की इजाजत ना थी। मैं सारा दिन फारिग बैठकर बोर हो जाती और अगर दिल बहलाने के लिए किचन में चली जाती तो मेरा ससुर मुझसे नाराज हो जाता। इस तरह मेरे ससुर ने कहा कि इससे अच्छा है कि तुम अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करो और उन्होंने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। इस तरह मैं भी मसरूफ हो गई। दिन के वक्त में कॉलेज जाती थी, कॉलेज से वापस आकर उनके साथ बैठकर खाना खाती और शाम के खाने में मुलाजमा की मदद करवा देती और इस तरह पूरा दिन गुजर जाता। मैं काफी अरसे से अपने मेके भी नहीं गई थी और ना ही मेरा मेके जाने को दिल करता था। एक दिन अचानक मुझे ये खबर मिली कि मेरा बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुका है और तब मैं अपने ससुर के साथ अपने बाप का आखिरी दीदार करने के लिए अपने बाप के घर गई थी और मेरे बाप को हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से वो ये दर्द बर्दाश्त ना कर सके और चल बसे। इस तरह मैं कुछ दिन उधर रह पाई और जब मेरे ससुर ने मुझे कहा कि अगर तुम कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हो तो रह लो, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपके साथ वापस जाऊंगी। इस तरह मैं अपने भाइयों से मिलती हुई अपने ससुर के साथ वापस घर आ गई। वापसी पर मेरा दिल बेहद उदास था क्योंकि मेके में वाहिद रिश्ता था जो मुझसे प्यार करता था, वो भी इस दुनिया से चला गया। मेरा ससुर मुझे काफी हौसला देता रहा। इस तरह मैं दोबारा अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो चुकी थी। इस तरह काफी अरसा गुजर गया। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो मैंने देखा कि कमरे से बातों की आवाज आ रही है। मैंने अपने ससुर के कमरे का दरवाजा खोला और कमरे में देखा तो मेरा शोहर मौजूद था। मैं अपने शोहर को देखकर हैरान रह गई कि वो तो ये कहकर गया था कि मैं दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूंगा, तो अब वो इस घर में क्या कर रहा है। उसने मेरी तरफ पलटकर देखा और मैंने अपनी नजरें उससे हटा ली और उस कमरे से निकलती हुई अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल की धड़कन मेरे काबू में नहीं आ रही थी और उसकी कही हुई बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। उस दिन मैं सारा दिन अपने कमरे से बाहर ना निकली। खाने के लिए मेरे ससुर ने मुलाजिम के हाथ पैगाम भिजवाया कि खाना खाने के लिए बाहर आ जाओ, लेकिन मैं बाहर ना गई। इस तरह उन्होंने खाना मेरे कमरे में भिजवा दिया। अगले दिन मजबूरन मुझे कमरे से बाहर आना पड़ा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई नरम जज्बात पैदा हो गए हों, इसलिए वो यहाँ आया है। तुम भी अपने रवैये को थोड़ा सा बेहतर करो। मैं उनकी बात सर झुकाए खामोशी से सुनती रही। इस तरह मैंने अपने शोहर के लिए दिल लगाकर खाना तैयार किया क्योंकि मैं उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। खाने की मेज पर मेरे ससुर ने मेरे खाने की बेहद तारीफ की। मेरा शोहर खामोशी से खाना खाता रहा, कोई अल्फाज मुंह से ना निकाले। इसी तरह काफी दिन गुजर गए। मेरा शोहर अलग कमरे में रहता था और मैं अलग कमरे में रहती थी। एक दिन मेरे ससुर ने मुझे कहा कि वो अपनी जमीनों को देखने के लिए गांव जाना चाहते हैं और 4-5 दिन के बाद वो गांव से वापस आ जाएंगे। मैंने उनके जाने पर एतराज किया कि मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने घर में एक नया मुलाजिम रखा था जो घर का सौदा सलफ लाने के लिए बाजार जाता था और जरूरत का सामान लाता था। तो मेरे ससुर ने कहा कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इससे कह सकती हो, वो तुम्हें ला देगा। इस तरह वो गांव चले गए। मैं कॉलेज से वापस आई और मैं किचन में खाना तैयार कर रही थी और मेरा शोहर दफ्तर गया था और किचन में वही मुलाजिम सामान रखने के लिए आया और उसने कहा कि मैडम किसी चीज की जरूरत नहीं। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इतनी देर में मेरा शोहर अचानक घर आया और किचन के दरवाजे में खड़ा था और उसने कहा कि तुम इतने अरसे से ये रंगरलियां मना रही हो। मैंने अपने शोहर की तरफ देखा कि वो किस बारे में ये बात कर रहे हैं। फिर उसने मुलाजिम को धक्के देना शुरू कर दिए कि तुम इस घर की औरतों पर नजर रखते हो, इस घर से दफा हो जाओ। और उसके बाद मेरे शोहर ने मेरी तरफ रुख किया और कहने लगा कि तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा था, तुम इससे क्या बातें कर रही थी। तो मैंने कहा कि मैं तो इससे कोई भी बात नहीं कर रही थी, ये मुलाजिम सामान रखने के लिए किचन में आया था और मैंने तो आज तक किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था।
اور ساری زندگی میں نے پردے میں گزاری، اور یہ آپ مجھ پر کس طرح کا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں؟ میرے شوہر نے میرے چہرے پر تھپڑ لگا دیا اور کہا کہ میں تو پہلے ہی تم سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، میں تمہیں ابھی فارغ کرتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کی منت سماجت کرنے لگی کہ اگر وہ میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا تو نہ گزارے، لیکن مجھے طلاق نہ دے، ورنہ میرے گھر والوں نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرانا ہے۔ لیکن میرے شوہر نے میری ایک بات نہ سنی اور وہ 3 لفظ نکال دیے اور میرا بازو پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ میں اس کی منت کرتی رہی کہ میرے سسر کو واپس آ لینے دو، لیکن اس نے میری ایک بات نہ سنی اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں ایک دم سے بے گھر ہو چکی ہوں، کیونکہ اس شہر میں کسی کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی یہاں کے راستوں کا علم تھا۔ میں کالج ڈرائیور کے ساتھ جاتی تھی اور ڈرائیور کے ساتھ ہی واپس آتی تھی۔ کافی دیر سڑک پر یوں ہی چلتی رہی کہ میں ایک کار سے ٹکراتے ہوئے بڑی مشکل سے بچی، اور اس کار سے ایک عورت نکلی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہارا دماغ کہاں ہے، تم سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی ہو۔ میں غائب دماغی سے اس عورت کی طرف دیکھنے لگی تو اس عورت نے مجھے کہا کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے۔ ابھی وہ یہ لفظ کہہ ہی رہی تھی کہ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا اور میں ایک دم سے نیچے گر گئی۔ اس عورت نے مجھے سہارا دیا اور مجھے لے کر ہسپتال چلی گئی۔ کچھ گھنٹوں کے علاج کے بعد ہسپتال والوں نے مجھے فارغ کر دیا تو اس عورت نے مجھ سے میرے گھر کا پتہ پوچھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ ادھر ایک لڑکیوں کا ہاسٹل ہے، میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتی ہوں۔ اس طرح وہ مجھے لے کر ہاسٹل میں آ گئی اور وہاں میرا رہنے کا انتظام کروا دیا، اور اس کے بعد میں وہاں رہنے لگی۔ وہاں رہتے ہوئے میں نے نہ ہی اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور نہ ہی اپنے سسر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جس رشتے کی بنا پر ان سے تعلق تھا وہ رشتہ ہی ختم ہو گیا تھا، تو ان سے رابطہ کرنے کا کیا فائدہ تھا۔ اسی طرح مجھے اس ہاسٹل میں رہتے ہوئے 4 ماہ گزر گئے۔ اب میں اس ماحول کی عادی ہو چکی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس ہاسٹل کی ایک ملازمہ میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ اس ہاسٹل کے مینیجر صاحب کا آپ کے لیے پیغام لے کر آئی ہوں، وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرا غصے سے دماغ پھٹنے والا ہو گیا کہ اگر میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو مجھے اس ہاسٹل میں رہنے کے لیے اس ہاسٹل کے مینیجر سے شادی کرنا ہوگی، اور یہ بات میں ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے غصے سے اس ملازمت سے کہا کہ میں تمہارے مینیجر سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس طرح میں اس کے دفتر میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں نے دفتر کا دروازہ کھولا، جس شخص کو میں نے سامنے دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور میرے سامنے وہی ملازم کھڑا تھا جو ہمارے گھر کام کرتا رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ تو ہمارے گھر میں ملازم کے طور پر کام کرتا تھا اور یہاں ایک سوٹ بوٹ میں سوبر سا انسان لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ بیٹھیں، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ اس نے مجھے ساری بات بتانا شروع کی کہ آپ کے سسر مجھے کافی عرصے سے جانتے تھے، اور جب سے انہوں نے آپ کا نکاح اپنے بیٹے سے کروایا تھا، لیکن ان کا بیٹا اس نکاح پر راضی نہیں تھا، تو وہ آپ کے ساتھ ہوئی ناانصافی کی تلافی کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے سسر اس بات پر کافی پریشان تھے کہ انہوں نے آپ کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اور اس کے لیے وہ آپ کا کہیں اور جگہ پر رشتہ کروانا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کے میکے والوں نے تو آپ کی طرف سے نظر ہی ہٹا لی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ آپ مجھے قریب سے دیکھ لیں اور مجھے پرکھ لیں، پھر ہی کوئی فیصلہ کریں، اس لیے آپ کے گھر میں ملازم بن کر آیا تھا، لیکن کچھ وقت گزرنے سے پہلے ہی آپ کے شوہر نے طلاق دے دی اور مجھے بھی گھر سے نکال دیا، لیکن میں آپ کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا، اور میں اسی ہاسٹل میں مینیجر کے طور پر کام کرتا تھا، اور اسی عورت کو میں نے ہی کہا تھا کہ وہ آپ کو لے کر یہاں آئے۔ میں نے جب اس مینیجر کی بات سنی تو میں اس پر شدید حیران ہوئی کہ ایک میرا شوہر جس نے مجھ پر شک کیا اور میری تذلیل کی، اور ایک وہ اجنبی تھا جو مجھ پر کتنا یقین رکھتا تھا اور میرا خیال رکھتا تھا۔ اسی طرح اس کے دفتر کا دروازہ کھلا اور میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو میرا سسر کھڑا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تم یہاں موجود ہو، لیکن تم عدت میں تھی، اس لیے تم سے رابطہ نہ ہو سکا۔ میں اپنے بیٹے کے رویے پر شدید شرمندہ ہوں اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ اس دن نہ ہی میں زمینوں پر جاتا
اور نہ ہی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا، اس لیے میرے سسر نے کہا کہ میں تمہارے نکاح کا فیصلہ کرتا ہوں، تم اس سے نکاح کرو تاکہ میں بھی سکون سے رہ سکوں کہ تم اپنی زندگی میں خوش ہو۔ اس طرح میرے سسر نے اس منیجر کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا اور میرے شوہر نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا اور میری ہر اس محرومی کو پورا کیا جو ساری زندگی میں نے محسوس کی تھی۔ اور مجھے اپنے بھائیوں پر بھی بے حد غصہ تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی پیچھے مڑ کر میرا حال نہ پوچھا کہ میں کس حال میں ہوں، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے میکے ایک دفعہ ضرور گئی اور انہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں نے جب میری رودات سنی تو انہیں بھی شدید شرمندگی ہوئی اور انہوں نے اپنے رویے کی مجھ سے معافی مانگی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب میں اس گھر میں رہوں گی، لیکن میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور میں نے کہا کہ میں تو صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ میں نے اپنے باپ کا بھی فیصلہ قبول کیا اور اس فیصلے سے انکار نہ کیا، اور اسی فیصلے نے میری زندگی میں ایک بوچھال کھڑا کر دیا۔ لیکن آج میں دوبارہ سے اپنی زندگی میں ایک قدم آگے بڑھا چکی ہوں اور میں کوشش کروں گی کہ میں زندگی کو اچھے طریقے سے اور اپنے شوہر کے ساتھ خوشحالی سے گزار سکوں۔